नाउ आज के चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपथ्रस्ट, इफेक्ट्स ऑफ अपथ्रस्ट और बॉयंसी के बारे में। तो ये चैप्टर 5 होने वाला है हम लोगों के क्लास 9th में। अपथ्रस्ट इन फ्लूइड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे वो है अपथ्रस्ट, और उसके फिर देखेंगे फिर अपथ्रस्ट के अलग अलग इफेक्ट्स क्या होते हैं, और फिर बॉयंसी क्या होती है, बॉयंसी से बॉइंट फोर्स क्या होता है, इनको समझना है। And then we will understand the condition of flotation with the help of Archimedes principle। ठीक है, तो ये सभी चीजों को इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट होता क्या चीज है? See students, when we discuss about the upthrust, we have to understand what is upthrust or what is thrust first if I would say for that. So thrust और force दोनों सेम चीज है। So there is nothing difference between thrust and force. Both are the same thing. When we discuss about force, then that is any kind of push or pull. तो जब भी हम लोग किसी भी तरह का push या pull exert करते हैं, तब we used to observe that there is a force. And in that one, if specifically we mention that the force is either working in the downward direction or the force is working in the upward direction perpendicularly on the surface, then that force is recommended as, or that force is considered to be as thrust। ठीक है, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। तो जब फोर्स परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ लगे या परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ लगती है तो उसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। सो थ्रस्ट इज एक्चुअली फोर्स। ठीक है, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए दिमाग में। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, पिछले चैप्टर में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेशर के बारे में, तो वहां पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पर लिखा हुआ रहता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो दैट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज फोर्स अपॉन एरिया। ये हम लोग बोल सकते हैं कि वो फोर्स अपॉन एरिया ही है। तो जब हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज को, तो हम लोगों को थ्रस्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब उसी थ्रस्ट को, जैसे कि अभी भी बताया, आइदर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। सो इफ इट इज बीन अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन वी विल से इट एज डाउन थ्रस्ट। तब उसको हम लोग कहेंगे डाउन थ्रस्ट है वो। ठीक है, और अगर वो ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, देन दैट वुड बी कॉल्ड टू बी एज अप थ्रस्ट। तब वो ऊपर की तरफ थ्रस्ट अप्लाई हो रही है। सो either it is acting in the downward direction or in the upward direction, depending on the condition and the situation, its name will be changed. So अगर नीचे की तरफ लगेगा तो उसको डाउन थ्रस्ट कहेंगे, और ऊपर की तरफ लगेगा तो उसे हम लोग अप थ्रस्ट कहेंगे। So this is a very important thing which we need to remember. Now with this one, when we go for the specific thrust been exerted by a fluid, especially in this chapter we are going to discuss about the liquid. So over there we can consider, or we can say that when a body is partially or wholly immersed in a liquid, then an upward force acts on it, and this upward force which has been acting on the body is called to be the upthrust, and this upthrust been called to be as buoyant force also। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, देखो जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ बकेट एंड इट हैज बीन फिल्ड इट विद वाटर। ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा सपोज पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और तुमने क्या किया, तुमने एक मग लिया और उस मग को तुमने अपसाइड डाउन करके तुम इसमें पुश कर रहे हो। सो व्हेन यू आर पुशिंग दैट मग इनसाइड इट, सो दिस इज द मग एंड यू हैड टेकन दिस वन and you are pushing it. When you are pushing it in the downward direction, you experience what you are experiencing over there. You experience someone is putting a force in the upward direction. तुमको लगता है कि कोई ऊपर, कोई नीचे से उसको धकेल रहा है ऊपर की तरफ। You used to feel that one. So over there, the feeling which you are experiencing over there, जो तुमको वहां पर वो feeling जो हो रही है, what is that? That is the upthrust applied by the liquid। यानी वो जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रही है। The liquid doesn't want that object to get in over there. The liquid is resisting
and that resisting force is called to be as the upthrust. वो resisting force जो वहां पे अप्लाई किया जाता है लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर which has been partially or wholly been immersed in that liquid is called to be as the upthrust. ठीक है, और इसी को हम लोग buoyant force के रूप में समझते हैं. This upthrust is only called to be as buoyant force. So specifically buoyant force is nothing, but you can say that buoyant force is the force exerted by any kind of fluid. Any kind of fluid, I'm using the word fluid over here because this buoyant force is not only been considered in a liquid, it can be seen in any kind of fluid. It can be observed in gases as well as it can be observed in liquids. Hence, we say that buoyant force or the upthrust is acted in any kind of fluid. But here I had used liquid term specifically because in this chapter we are understanding the liquid pressure. हम लोग इस चैप्टर में लिक्विड प्रेशर को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, लिक्विड प्रेशर में फ्लोटेशन करने वाले हैं, लिक्विड प्रेशर को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिक्विड यूज करते हैं. लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमको वहां पर लिक्विड ही यूज करना है, हम ये रिकमेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो तुम लोग अगर अपने सेंटेंस में इस तरह से लिखते हो कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी काइंड ऑफ फ्लूइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट which has been partially or wholly immersed in it is called to be the buoyant force or is called to be the upthrust. Is it okay? Are you getting this thing, everyone? I hope you all had understood till here. So upthrust में समझ में आ गया कि क्या होता है upthrust और क्या होता है ये buoyant force. ठीक है, और हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग इसी चीज को और एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, इसी चीज को हम लोग और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है या क्या होता है. इसमें 2 पॉइंट्स पहले ही याद कर लेना है. क्या याद कर लेना है? द सिंबल ऑफ द buoyant force, सो दैट इज FB. ठीक है, क्योंकि buoyancy निकल के आती है एक फोर्स से, तो उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं. सो वी आर डिनोटिंग दिस थिंग विद दिस, सो दैट इज force of buoyancy. So force of buoyancy means, or the buoyant force is FB. And as this is a force, thus Excuse me, sir. Yes, Neha. Yes. सर buoyant force जो है वो सिर्फ लिक्विड ही लगा सकता है किसी बॉडी के ऊपर? नो, अभी हम बताए हैं किसी भी तरह का फ्लूइड. जब हम लोग फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग किसी फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, कोई भी तरह का फ्लूइड उसके ऊपर एक्सर्ट कर सकता है. देखो, जब हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो कई सारे पैटर्न्स हैं क्लासिफिकेशन के. उसमें से एक क्लासिफिकेशन है रिजिड एंड दूसरा है फ्लूइड, जिसमें कि हम लोग ये कहते हैं कि रिजिड्स आर सॉलिड एंड द फ्लूइड्स कैन बी लिक्विड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस. ठीक है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है. So this buoyant force is not only exerted by the liquid, it has been exerted by a fluid. Your voice is not clear. Yes, pardon? Sir, just excuse. My voice is not clear to whom? Archit? Sir, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, हाँ बोलो. Yes, सर अगर किसी ऑब्जेक्ट को सैंड में सबमर्ज करने की कोशिश करे तो उसमें buoyant force नहीं लगता है, सैंड नहीं लगाता buoyant force. ओके, तुम सैंड के लिए अगर बोलोगी, then sand will not exert the buoyant force. There we will observe frictional force. वहां पर हम लोग को फ्रिक्शन दिखेगा, वहां पर हमको buoyant force नहीं दिखेगा. ठीक है, अगर जैसे कि सपोज मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ले लिए और तुम उसको सैंड के अंदर तुम डिप कर रही हो, सो ओवर देयर वी विल ऑब्जर्व द स्टैटिक फ्रिक्शन. वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन हमको दिखेगा, वहां पर हमको buoyant force नहीं मिलेगा. हमको buoyant force जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसी फ्लूइड में ही मिलेगा. हमको फ्लूइड में ही buoyant force ऑब्जर्व होता है. ठीक है, इज इट ओके? सर सैंड में इमर्ज करेंगे तो अपथ्रस्ट तो लगेगा ना? एक्सपीरियंस करेंगे. अच्छा चलो ठीक है. अब एक कंफ्यूजन तुम लोगों के दिमाग में हो रहा है, उसको क्लियर आउट करते हैं.
एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई विल गो फॉर अ व्हाइट पेज एंड विद दैट वन आई विल एक्सप्लेन। 1 मिनट। देखो सैंड में और लिक्विड में क्या फर्क होता है, या सैंड के साथ लिक्विड में किस तरह का क्या डिफरेंस आएगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यू हैड टेकन 2 buckets, ओके, या 2 बॉक्सेस, तुमने 2 बॉक्स लिए हैं, ठीक है। सो one is filled with sand, say as this is filled with sand, so this is completely filled with sand, okay. Okay, so this is sand, and another one I am taking water, okay, say as this is water. Okay, so this is water, I will write also. So this is sand and this is water, okay. चलो, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेम साइज के 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सेम साइज का 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और एक इधर से ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। दोनों सेम साइज का ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो सैंड ग्रेन्यूल्स हैं, सैंड के जो पार्ट्स हैं, सैंड ग्रेन्यूल्स उसी को बोलेंगे, जो सैंड के पार्ट्स हैं, they are very close to each other and they are tightly packed also, means they are very close, and that is not formed a complete solid, वो एकदम complete solid नहीं बन गया है, लेकिन वो जो है वो आपस में बंधा हुआ है, वो आपस में जो है वो बंधा हुआ है, वो आपस में एकदम जुड़ा हुआ है, ठीक है। We can't make them apart from each other, they are very closer to each other and they have a greater weight also. Now if you will try to put this object, if you are trying this object to put it inside over there, जब तुम इसको इसके अंदर डालोगे या फिर तुम इसके सिर्फ ऊपर रख दिए, so what will happen, what you are going to experience, you will experience that the sand particles are going to put a force in the upward direction. यहाँ पे sand particles जो है वो एक upward direction में force exert करेंगे. Same thing you do it in the water also, but I will come to that one later on. First I will see for this one. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर sand granules जो है वो उसके ऊपर एक force exert कर रहे हैं, और ये force जो है वो काफी ज्यादा है, या फिर कंपैरेटिवली बोल सकते हैं ग्रेटर है डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से, यानी नीचे जितना फोर्स लगने वाला है उससे काफी ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऊपर की तरफ यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, दिस बॉल इज अनेबल टू डिस्प्लेस, दिस बॉल इज अनेबल टू डिस्प्लेस द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड ओवर देयर. The particles of the sand are not been able to displace, they remain to their own position only, क्योंकि ये एक काफी रिजिड स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर तैयार कर लेने के कारण होता क्या है कि ये पार्टिकल्स जो है वो काफी ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगाती है, या फिर उनका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बॉल नीचे की तरफ नहीं जा पाता। बट सपोज फॉर एग्जाम्पल you had applied a force and you had made this ball to move down. Anyhow, you are pushing it and pushing it. So while you were pushing it, what you will observe, you will find that the granules get frictional force over here. यहाँ पर ये granules जो है वो friction force को exert कर रही है, और anyhow it got space over there. वो किसी तरह से वहां पर space create कर लेता है थोड़ा सा अपने लिए, ठीक है, जहां पर कि वो जो बाकी सैंड पार्टिकल्स थे उनको थोड़ा सा वो डिस्प्लेस कर पाया, वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स को वो रिमूव नहीं कर पाया। अब आते हैं हम लोग दूसरे केस में, वेयर वी हैव टेकन दिस बॉल एंड यू हैड प्लेस्ड इट ओवर हियर, जब तुमने इसे यहां पे डाला, सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, द सेम बॉल, से एज दैट वाज एन आयरन बॉल, एंड उसको हम लोग इसके अंदर डाल रहे थे। So as you had placed over here, what happened,
the particles got removed from their own place. यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में कंपैरेटिवली ज्यादा जगह थी, इसीलिए वो यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, ये यहाँ से मूव ऑन हो जाती है या यहाँ से हट जाती है अपने रास्ते से, वो उसके रास्ते से हट जाती है और उस बॉल के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक स्पेस वहां पर वो बन जाता है। अब ये जो स्पेस यहाँ पर बन गया, इस स्पेस के कारण वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वो बॉल ने उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया और वो जो पार्टिकल्स थे उसके वो उन्होंने अपने आप को डिसलोकेट कर लिया, उन्होंने अपने आप को डिसलोकेट कर लिया। और इस दौरान हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ये पार्टिकल्स चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसके पूरे सरफेस के ऊपर। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि द लिक्विड इज एक्सर्टिंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू मेक दिस मूव आउट। This body is continuously putting a force to make this body out. ये इसको बाहर निकाल देना चाहता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। It got stuck over there. In this situation, this ball got stuck over there. But in this situation, the liquid is willing to move it out. Because what's the reason behind that? The reason is the particles of the liquid are in continuous motion more than the particles of the sand. So they are continuously putting a force on the surface of this liquid to make this ball move out. And that force which has been exerted by the movement of the particles is causing the buoyant force. ठीक है, अब आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Are you getting this thing? अच्छा, इसमें एक और चीज समझो, इसी में एक और चीज समझने की जरूरत है। जैसे कि देखो, हम जब इधर बता रहे थे, जब हम इस केस में बता रहे थे, तब हम बताए कि सैंड एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है इस बॉल को नीचे की तरफ आने से। तो देखो, ये ऑपोजिट फोर्स जो है, जो ऊपर की तरफ लगाया जाता है, वो कोई भी सरफेस लगाती है, कोई भी सरफेस, किसी भी सरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग अभी कहीं पे बैठे हुए होगे, so wherever you are sitting, whether it is a chair, bed, floor, desk, bench, table, wherever you are sitting, so you are exerting a force perpendicularly in the downward direction, and that surface is also exerting a force in the upward direction. ठीक है, तो वो परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस फोर्स को हम बॉइंट फोर्स नहीं कह सकते हैं, इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर फोर्स को अपथ्रस्ट तो कहा जा सकता है, लेकिन इस फोर्स को बॉइंट फोर्स नहीं कहा जा सकता है। बॉइंट फोर्स स्पेसिफिकली उसी अपथ्रस्ट को कहते हैं जहां पर कि वो उस चीज को पुश करके हटा देना चाहता है अपने रास्ते से। It wants to make it move out from it. Now, whether it is able to do it or whether it is not able to do it, that is the secondary condition. But all upthrust force is not buoyant force. Okay? Is it clear? तो सर जो सैंड वाली कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं। हाँ, एकदम बोल सकते हो, एकदम उसमें तुम एक्शन टू रिएक्शन फोर्स बोल सकते हो कि when the ball has been dropped down over there, so the sand had exerted a force in the upward direction, so an action has been done by the ball, and to react that one, the sand had exerted a force in the upward direction. वो बोला जा सकता है, वहां पर उसको अपथ्रस्ट बोला जा सकता है because it is exerted in the upward direction, ये भी बोल सकते हैं, बस उसको buoyant force नहीं बोलेंगे। ठीक है? Is it clear to each and everyone? Yes. Okay. So now I hope all of you had understood this particular concept. What is buoyant force and what is the upthrust? देखो, इसीलिए हम upthrust को अलग बोल रहे थे, हम upthrust को अलग बोल रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग उसको buoyant force के साथ रिलेट करेंगे। तो जब हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं, फिर से हम बता रहे हैं, जब हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं, then it is the force exerted in the upward direction perpendicular. Now, when the molecules of a fluid, and इस चैप्टर में चूंकि हम लोग लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं,
तो हम लोग उसको लिक्विड कह देंगे कि द upthrust exerted by the liquid on the object which is partially or wholly immersed in it is called to be the buoyant force. And as it is a force, so it will use the unit Newton or kgf. ठीक है, kgf is the relation with the mass to force. ये mass to force का relation होता है where when we go for this one, that 1 kgf that is equals to 10 Newton. ठीक है, क्योंकि ये जो हो जाता है ये हो जाता है 1 kg into 10 न्यूटन, तो इसका वैल्यू ये निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझेंगे। So now let's move to the next slide. What is the next slide says? So यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर हम अपथ्रस्ट को समझाने के लिए असल में एक वीडियो लेक्चर का इस्तेमाल किए थे, जो कि हम YouTube में दिया हुआ है, मेरे चैनल YouTube में तुम्हारे पास दिया हुआ है। उसमें एक एनिमेशन के साथ बताया गया है सेम कंडीशन की किस तरह से ये काम करता है। तो उसमें तुम लोग देख सकते हो। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट व्हाट दैट मीन्स ओवर देयर, यहाँ पर ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली हम वहां पर दो केसेस लिए हैं। एक सिंपल केस से हम इसको समझाते हैं, ये केस 2 से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, एंड लेटर ऑन यू जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ बकेट ऑफ वाटर, हम लोग पानी ले लेते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, एक थर्मोकॉल का टुकड़ा या फिर एक कॉर्क ले लेते हैं। ठीक है, so you all may have seen a cork while you are using the shuttle. Okay, जो तुम लोग बैडमिंटन खेलते हो तो उसमें जो शटल इस्तेमाल होता है, तो शटल के पीछे जो हेड लगा हुआ रहता है वो असल में उसको कॉर्क कहते हैं। वो एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल को कॉर्क कहा जाता है। तो कॉर्क को हम लोग एज अ बॉटल स्टॉपर भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बॉटल्स में वो लगा हुआ रहता है। अगर तुमको वो कॉर्क मिलता है तो अच्छी बात है, and if you are not getting a cork, then also there is no problem. What you do, you take a piece of thermocol, एक छोटा सा थर्मोकॉल का टुकड़ा ले लो और उसको क्या करो, such as for example this is a piece of thermocol. ठीक है, मान लो कि हम ये थर्मोकॉल का टुकड़ा लिए। ठीक है, now what you have to do, you just take this one and try to push it down in water. Okay, so when you push it down in the water, what will happen? Can anyone say? Can anyone say what will happen? No one knows. It will pop out. It will pop out. वो बाहर की तरफ छिटक के बाहर आ जाएगा। Yes or no? Yes, sir. Yes, it is going to pop out over there. Now the question is, why? क्यों ऐसा होता है? अच्छा चलो ठीक है, यही चीज हम सेम करते हैं। चलो हम यही चीज सेम करते हैं सैंड के साथ। ठीक है, सपोज तुम लोगों ने अभी सैंड का डिस्कशन किया था, और सपोज मान लो कि वैसा ही एक थर्मोकॉल का टुकड़ा लेते हैं और उसको हम लोगों ने सैंड के अंदर डाल दिया। सो इट इज नॉट गोइंग टू पॉप आउट। व्हाई इट इज सो? कैन एनीवन से? कोई बता सकते हो? यस और नो? सर क्योंकि सैंड का पार्टिकल्स फ्लो इन मोशन नहीं रहता है, इसीलिए फ्रिक्शन की वजह से वो अंदर चला जाता है। हाँ, नहीं वो तो तुम बता रही थी, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ और होगा। एनीवन एल्स? अभी हम बताए हैं, वैसे अभी हम बताए थे, यू आर क्लोज टू दैट वन। हाँ, से विद्या। सर वो buoyant फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, मतलब पुश नहीं करता है सैंड का पार्टिकल्स। यस, सो इट इज नॉट पुशिंग ओवर देयर। तो देखो यहाँ पर यही चीज हम तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर क्या होता है कि जब तुम इस थर्मोकॉल के पीस को तुम इसके नीचे डालते हो, जब तुम उसके पानी के अंदर उसको तुम प्लेस अप करते हो, देन व्हाट यू डू, ऑब्जर्व ओवर देयर, तुमको यहाँ पर क्या मिलता है कि the liquid molecules are exerting a force in the upward direction over there, and this force is so much high that it makes it pop out. वो उसको बाहर धकेल देता है, उसको वो पुश कर देता है बाहर की तरफ। यही जो पुश है, इसी पुश को हम लोग समझते हैं एज अ buoyant force के रूप में। ये पुश अगर एनफ है तो वो ऊपर की तरफ उसको धकेल देगा,
वो कोशिश तो हर चीज के साथ करता है, लेकिन वो एक्चुअल में सफल हो पाता है कुछ ही पर्टिकुलर चीजों से। So if you will take any object and put it in water, it is the water or the liquid is continuously putting a force in the upward direction. Now, if that liquid will be so much enough to make the object to move out, then the object will come out. Otherwise, what will happen? The object will go deep in the water. So if the object is much heavier, if the object is putting more force in the downward direction, then it is going to be dip inside it. तो वो वहां पर क्या होगा? वो वहां पर डूब जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कंडीशन समझते हैं, या फिर अगर हम लोग कंडीशन को देखते हैं जहां पर कि वो इनफ अमाउंट का फोर्स लगा नहीं पाता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का है, तो लिक्विड उसको बाहर धकेल देती है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स अपथ्रस्ट है, लेकिन बाकी दूसरे अपथ्रस्ट से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कंटिन्यूअसली एक्सर्ट करता है जब भी कोई भी चीज को किसी भी तरह के लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, तो वो पार्शियली हो या कंप्लीटली हो, उसको हम लोग देख सकते हैं। ऐसा ही तुम लोग एक और एग्जांपल कर सकते हो, एक और एग्जांपल तुम लोग कर सकते हो अपने घर में भी, इसको ट्राई कर सकते हो। यू टेक एम्प्टी बॉटल, ओके, एक खाली प्लास्टिक की बोतल ले लो, उसके कैप को बंद कर दो। ठीक है, एम्प्टी होना चाहिए, पूरी तरह से खाली होना चाहिए। उसके कैप को बंद कर दो और फिर तुम एक बकेट पानी ले लो और उस खाली बोतल को तुम उस बकेट के अंदर डिप करने की कोशिश करो। You will observe that every time you remove your hand, the bottle pops out. It comes out of the water by its own. Why it is so? It is because the water is exerting a force on the bottle, which is making that bottle to move out. The bottle was not able to put enough force in the downward direction. Hence, it is not going to overcome the buoyant force, and the buoyant force is putting a greater force on the bottle and makes it pop out. लेकिन फिर तुम उसी बॉटल को लो and fill it with water. You take water, fill it completely and put the cap, and then again you place it in that bucket of water. What you are going to experience? You will find that the bottle had sink down. वो बॉटल जो है वो सिंक कर गया। कंप्लीटली नहीं सिंक करेगा, लेकिन पार्शियली वो सिंक कर जाएगा। Why it is so? It is because now it is having a greater weight than to the previous condition. वो previous condition से अभी इसका ज्यादा थोड़ा सा weight है, इसके कारण वो डूबेगा नहीं वहां पर। हम लोग इस चीज को और समझेंगे जब हम लोग फ्लोटेशन को समझेंगे। इसी प्रिंसिपल पर फ्लोटेशन काम करता है। हम लोग को जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझना है, उसमें यही प्रिंसिपल काम करेगा कि डाउनवर्ड फोर्स कितना है और अपवर्ड फोर्स कितना है। अपवर्ड फोर्स हमेशा उसे बाहर फेंकना चाहेगा, लेकिन क्या डाउनवर्ड फोर्स उससे कम अप्लाई हो रहा है या उससे ज्यादा अप्लाई हो रहा है? अगर उससे कम अप्लाई हो रहा है तब वो इजीली फ्लोट करेगा, और अगर उससे ज्यादा अप्लाई हो जाता है देन इट विल सिंक डाउन ओवर देयर। ओके, आर यू गेटिंग दिस थिंग एवरीवन? Yes, students? Yes, sir. Understanding this thing? Okay, so once you all please go through that video, I will see if it is possible, I will share the link with you all also. You just go through that video, and some other topics are also there, so you can see and understand, so that in the next class also we can discuss a little more on that one. Okay, so here is the characteristic properties of the upthrust. So here also one video is there, which you can see through that. I will share the link with you all, so that you can see for that one. Okay, so here what are the characters, how we can see for the characters, or what specific characters we can say for the upthrust. तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, कौन से प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। जितना बड़ा वॉल्यूम का, जितने बड़े वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे में सबमर्ज करेंगे, लिक्विड में हम लोग डुबोएंगे, उतना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा। Why? Because there is a relation. Remember this thing. If we are putting a greater volume, अगर ठीक है, अगर हम लोग एक बड़े वॉल्यूम को अगर प्लेस अप करते हैं,
then more water is going to be displaced. इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, वहां पर हम इस टॉपिक को और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हम उसका हिंट बता रहे हैं, समझो, फिर से बता रहे हैं। अगर लार्जर वॉल्यूम के किसी ऑब्जेक्ट को डिप किया जाए तो वो वहां पर लार्जर अमाउंट के अपथ्रस्ट को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? क्योंकि अगर जितना बड़ा वॉल्यूम होगा वो उतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, या उतना ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगने वाला है। So one rule, you can write it in your copy. The amount of the liquid displaced by a body is equals to the amount of upthrust experienced by the body. ठीक है, ये ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं। The amount of the liquid displaced by a body is equals to the amount of upthrust experienced by the body. Got it? Is it okay? समझ में आया सबको? जितना ज्यादा वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट इमर्ज करेंगे उतना ही ज्यादा वो, हम वॉल्यूम बोल रहे हैं, हम वेट नहीं बोल रहे हैं, जितने बड़े वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे वो उतना ज्यादा अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। मोर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा फ्लूइड का उतना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा। इस चीज को हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था जब हम लोग लिक्विड प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। वहां पर हम ये बताए हुए थे कि लिक्विड प्रेशर जो होता है वो काम करता है बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सो इफ अ लिक्विड इज हैविंग अ हायर डेंसिटी then the particles are comparatively closer over there. So when the particles are very close to each other, then they will be able to exert more force on the object rather than when the particles are far away. So if you are taking oil, and water, ठीक है, तुम ऑयल और वाटर को अगर कंपेयर करते हो तो तुम पाओगे कि दोनों लिक्विड है, both are liquid, but the arrangement of the oil particles are much closer than compared to the arrangement of the particles in water. Hence, what will happen? It will be more force exerted by oil than compared to water on the object which has been immersed in it. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर इमर्ज करने वाले हैं उसको ज्यादा पार्टिकल्स को दूर करना होता है। अगर वो ऑयल में होता है तो उसको ज्यादा पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करना होता है। Thus what happens? It is over here, it is experiencing more buoyant force. But when that same object been taken in water, it requires to displace lesser amount of particles. उसको कम पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करना होता है, तो यहां पर क्या होता है? इसको यहां पर कम buoyant force एक्सपीरियंस करना पड़ता है। So greater the density, greater the buoyant force. Why it is so? Because the particles are much closer in a denser liquid than to a rarer liquid. Okay? Are you getting this thing? समझ में आ रहा है ये टॉपिक? Everything is very, very important. If you are having any confusion, you can ask me. I will repeat, I will make you understand again. Okay, let's see for the third one. Okay, now the upthrust acting on a body is an upward direction at the center of the buoyancy. ठीक है? अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या होता है? तो ये एक नया टर्म है। तो सेंटर ऑफ buoyancy क्या होती है? Center of buoyancy is the center of the gravity of the displaced fluid. तो इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा बताएंगे और फिर उसके साथ सेंटर ऑफ बॉयंसी को हम लोग रिलेट करेंगे। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग को क्लास 10th में समझना है, तो क्लास 9th में इसके बारे में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे और फिर उससे हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी को भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो टिल दैट टाइम आई एम शेयरिंग द लिंक विथ यू ऑल टू सी दैट वीडियो।
and please you all go through these topics, okay? And most probably we will have our class tomorrow, and in that one we will discuss a little more things, okay? Is it clear? Because our class is going to finish out any second. Okay, so then we all will be just going through these topics again in the next class, okay? So till that time, bye everyone.